आपने पढ़ा होगा कि आपको निकालना होता है इसका थर्ड टर्म, और वो थर्ड टर्म होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि इन दिस केस इट विल बी हाफ इंटू माइनस 2b का होल स्क्वायर, जो कि हेलो एंड वेलकम बैक। आई एम फातिमा मैम और हम पढ़ रहे हैं quadratic equations. We have already seen 2 videos on quadratic equations. If you haven't checked them out, you can go and see the quadratic playlist. We have done nature of roots and we have done sum and product of roots. Very important for you to understand the previous concepts before we move ahead. So please, if you haven't checked those out, you can go and first revise those, and then you can come back and we can start with today's topic, which is quadratic equations, graphical representations of quadratic expressions. Okay, now we are going to take 2 videos on graphs. In this particular video, we are just going to see the basics of the graphs that are formed because of quadratic expressions, what they look like, what is their effect on the nature of roots, if any, and what conditions you can identify if a graph is given to you. Okay, so pretty much we are going to cover the basics. In the next video, we will again see graphs, but a bit more advanced concepts of graphs we will be looking at in the next class. All right, so on that note, let us start with the lecture today. Now, y is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic expression. Y is equal to ax square plus bx plus c is a quadratic expression. The graph of a quadratic expression is a parabola. It is either a U-shaped parabola or it is an inverted U-shaped parabola. अब बोलोगे मैम हमको कैसे पता चलेगा कि यू शेप्ड बनाना है कि इन्वर्टेड यू शेप्ड बनाना है? बताती हूँ रुको। जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उस पर डिपेंड करता है आपके पैराबोला का शेप। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तो इट विल बी अ यू शेप्ड पैराबोला। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है तो इट विल बी एन इन्वर्टेड यू शेप्ड पैराबोला। आप बोलोगे मैम फिगर तो बताओ, वो भी बताती हूँ, बट फिगर बनाने से पहले वो बनने से पहले उसकी कुछ कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। अच्छा, अब एक बात बताओ, y is equal to ax square plus bx plus c, ये एक इक्वेशन है. जस्ट फॉरगेट अबाउट क्वाड्रेटिक एंड एवरीथिंग एल्स, जस्ट अज्यूम दैट दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. ओके, जैसे कि लीनियर इक्वेशंस पढ़े थे आपने, लाइन के होते हैं आपको पता है, तो ये भी एक इक्वेशन है, इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है. तो अगर आपका y इज इक्वल टू जीरो, मतलब अगर ये इक्वेशन का वैल्यू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का वैल्यू जीरो हो गया, तो वो आपके बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था उसकी तरह दिखने लगेगा. आर एच एस जीरो है, मतलब आई कैन सी दैट द एल एच एस इज ऑल्सो जीरो. नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट दिस y इज इक्वल टू जीरो फॉर यू, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? y इज इक्वल टू जीरो क्या होता है? y इज इक्वल टू जीरो जो है आपके x एक्सिस का होता है इक्वेशन. y is equal to zero is nothing but the equation of the x axis. मतलब जब मैं इसको जीरो से इक्वेट कर रही हूँ और यहाँ से x की वैल्यूज निकाल रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? The values of x that I am finding here are the values of x that are lying on the x axis. मतलब ये जो ग्राफ का शेप बन रहा है, वो ग्राफ x एक्सिस को कहाँ काटता है, वो उसके रूट्स होते हैं. मतलब कोई भी अगर आपको इक्वेशन का रूट्स अगर निकालने बोल रहा है, तो उसका मतलब क्या होगा कि यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट आर कटिंग इट ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ. ओके, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ रूट्स होंगे वो भी यही डिटरमाइन करेंगे कि कितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करता है. उसके बेसिस पे आपका ग्राफ का आएगा शेप. तो आपको पता है अगर डेल्टा की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है, इसका मतलब होता है कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल, इसका मतलब होता है कि द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मीन्स दैट देर आर टू रूट्स. Two roots means that the graph should cut the x-axis at exactly 2 points, which means that the graph will look something like this. In case the coefficient of x square is positive,
इन द अदर केस इट विल बी एन इन्वर्टेड यू। तो ये केस कब है? जब डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी होती है। फिर अगर आप बोलते हो कि डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल है, इसका मतलब क्या होता है? रूट्स आर इक्वल। इक्वल मतलब एक ही रूट है, एक ही रूट है तो आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा। तो ऐसे केस में ये आ जाएगा और ऐसे केस में ये आ जाएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो पहला वाला एक्सप्रेशन ग्राफ बनाया है मैंने, वहां पे y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है, इससे मेरा क्या मतलब हुआ? द वैल्यू ऑफ y इज पॉजिटिव मीन्स, ये देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इस पे, इस ग्राफ पे लाई करने वाले हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव होगा, है ना? अब इसका इम्प्लीकेशन क्या है ये मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, बट यू कैन जस्ट क्विकली सी। और जीरो भी हो सकता है जब वो एग्जैक्टली एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। Similarly, if you look at the second graph, in this case your y is always less than 0, हमेशा नेगेटिव होगा y कोऑर्डिनेट, या फिर इक्वल टू 0 उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे वो एक्सिस को कट करता है। अब ये आपके दो केस हो गए। थर्ड केस क्या आ जाएगा? डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 से कम होगी। ये कब होता है? जब आपके रूट्स जो है वो इमेजिनरी होंगे। तो बेसिकली ये अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा। वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं होगा कि ग्राफ ही नहीं बनेगा। ग्राफ इमेजिनरी नहीं है, उसका ग्राफ है, ग्राफ एग्जिस्ट करता है, सिर्फ वो जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा। तो जादुई तरीके से कुछ गायब वायब नहीं हो जाएगा वो, इट विल बी देयर। द ओनली थिंग इज दैट इट विल नॉट कट योर एक्स एक्सिस, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। Similarly, if I ask you to draw it for the second case, what will it look like? It will look something like this. ठीक है? Now here if I ask you to tell me the value of phi, y not phi sorry, y का अगर मैं आपको वैल्यू देने बोलूँ यहाँ पे, तो ये केस में it will be always greater than 0, दिख रहा है वो, and in this case it will always be less than 0. अब ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू 0 के लिए आपको पता है कि या तो ये केस में आओगे आप या तो ये केस में आओगे, और डेल्टा लेस देन 0 के लिए भी आपको पता है कि आइदर ऑफ दीज केसेस यू आर गोइंग टू बी। बट कभी कभी ना आपको उल्टे डायरेक्शन में जाना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको डेल्टा लेस देन 0 दिया रहेगा और आपको पूछा रहेगा कि वाई की क्या वैल्यू है। आपको एक्चुअली ये बोला होगा कि ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव अगर है और इसमें कुछ तो अननोन क्वांटिटी होगी, के वगैरह कुछ तो रहेगा, तो आपको बोला रहेगा कि y की वैल्यू अगर हमेशा पॉजिटिव है तो भाई मुझे बताओ कि k की क्या वैल्यूज हो सकती है। तो y की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है और साथ साथ में अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी ग्रेटर देन 0 है, तो आप सीधा डेल्टा को इक्वेट कर सकते हो लेस देन 0 से। Similarly, in this case, if you have the y ka value as less than 0 and your coefficient of x square is also less than 0, then again you can write your delta to be less than 0. All right. And if you want to come here, this is a more specific case of it. Y अगर not specifically पॉजिटिव बट आपको बोलता है कि इट इज नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में फ़र्क यही है कि नॉन नेगेटिव में आपका जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। तो उस केस में योर डेल्टा विल आइदर बी लेस देन जीरो और इट विल बी इक्वल टू जीरो। ज़रूरी नहीं है कि वो हमेशा इक्वल टू जीरो हो, ठीक है, बिकॉज बोथ दीज केसेज आर गोइंग टू बी पॉसिबल इन दैट सिचुएशन। ओके, और यहाँ पे भी डेल्टा का वैल्यू जीरो भी हो सकता है कि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा हो, बट पॉसिबली वो एक भी पॉइंट पे कट ना करे। ओके, clear? So this is very important. Make sure that you make a note of this. We will see a question on this very soon. And आई होप आपको ग्राफ्स कैसे बन रहे हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ऑल राइट, सो मेक अ नोट ऑफ दिस, पॉज करके, एंड देन वी कैन क्विकली मूव अहेड। ठीक है, चलो लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। If x is real, then x plus 2 upon 2x square plus 3x plus 6 takes all values in the interval. मतलब बेसिकली ये एक्सप्रेशन जो है वो उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपसे पूछा है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं इसको y बना देती हूँ। ठीक है, तो अभी बेसिकली मुझे y की वैल्यूज पूछिए कि कहाँ से कहाँ लाई करती है। अब हमने पिछले वीडियोस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देखे थे जिसमें हमें जो इक्वेशन मिल रहा था वो क्वाड्रेटिक जैसा दिख नहीं रहा था, बट हमें अंदर से फीलिंग आ रही थी कि वो होगा क्वाड्रेटिक, तो हमने उसे क्वाड्रेटिक बना दिया। तो इसमें भी हमें वैसे ही कुछ करना होगा। अगर मैं इसको यहाँ पे ले लूँ तो व्हाट विल आई गेट? आई गेट 2y x स्क्वायर
plus 3y into x plus 6y is equal to x plus 2. In order to convert it to a better quadratic, I will bring everything to the left side of my equation, and ये इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा, मतलब मैंने ले लिया -1 को कॉमन, प्लस 6y minus 2 is equal to 0. इफ़ यू लुक वेरी क्लोजली, अभी यहाँ पे आके आप थोड़े फंस जाओगे, बट अगर आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होता पहले ही अच्छे से, तो यहाँ पे एक बहुत ही सटल इन्फॉर्मेशन दी है कि x जो है वो रियल है, मतलब यहाँ से जो x के रूट्स आने वाले हैं वो रियल होने वाले हैं। इक्वल और डिस्टिंक्ट की कुछ बात नहीं करी है उसने, और उसने बस बोला है कि x रियल है। x रियल है मतलब इस इक्वेशन की रियल रूट्स है, बिकॉज यहीं से तो आया है ना ये इक्वेशन, यहीं से तो हमने लाया है, चेंज तो कुछ नहीं किया है, बस उसको नाम दे दिया हुआ है ना। तो अगर इस इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे तो अब मैं डेल्टा बोल सकती हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 वाला केस भी आपको लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्यों लेना पड़ेगा भाई? क्योंकि आपको कहीं पे भी बोला नहीं है कि वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुझे अभी ए बी सी इनको नाम दे देना है, तो ये तुम्हारा ए हो गया 2y, दिस होल थिंग इज बी एंड दिस होल थिंग इज सी, ओके। और इसमें मैं एक्चुअली एक और काम कर सकती हूँ, वो ये है कि मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो अंदर 3y माइनस 1, आई एम श्योर यू कैन सी मैंने क्यों किया, वो सेम हो जाएगा, वो कुछ कर सकते हैं हम उसके साथ, है ना। तो b² - 4ac हमको अभी निकालना है, निकाल लेते हैं। 3y माइनस 1 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2y इंटू 2 इंटू 3y माइनस 1 क्या चाहिए? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, बिकॉज डेल्टा शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 फॉर रियल रूट्स। Let me take 3y minus 1 common. I will be left with 3y minus 1 minus 4 into 4, which is 16y, which is greater than or equal to 0. Writing it a little bit properly, I get minus 13y minus 1. This is a rational inequality. Again, reminding you that if you haven't seen the video on solving rational inequalities, please go and check it out, because I have covered it in great detail there, and you should be able to solve it very very quickly by this point if you have seen it. उसका पहला फंडा क्या होता है कि आपका जो भी वेरिएबल है वहाँ पे उसका कोएफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव 1 चाहिए। तो यहाँ से 3 निकाल लो और यहाँ से -13 निकालो, सॉरी 1/3 हो जाएगा, ये गायब तो नहीं कर देंगे उसको हम, यहाँ पे 1/13 हो जाएगा। तो अभी अगर मैंने 3 इंटू -13 से थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो 3 इंटू 13 तो चलो RHS में 0 से डिवाइड होके 0 ही बचेगा, बट ये माइनस साइन की वजह से आपकी इनइक्वालिटी हो जाएगी पलट जाएगी, ग्रेटर दैन का बन जाएगा लेस दैन। तो अब ये तो सिंपल सा है। अगर आपने इसको वेवी कर्व पे प्लॉट किया, आपके जो फैक्टर्स आ रहे हैं, एक फैक्टर है आपका -1/13 और दूसरा फैक्टर है आपका 1/3, इक्वल टू 0 चलेगा, मतलब आप 1/3 और -1/13 को कर सकते हो इंक्लूड। कर्व स्टार्ट कीजिए यहाँ से, ऐसे कुछ जाएगा, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको क्या चाहिए? नेगेटिव, मतलब दिस इज योर रिक्वायर्ड रीजन, मतलब आपका y जो है वो लाई करना चाहिए -1/13 और 1/3 के बीच में, और -1/13 और 1/3 को हम करेंगे इंक्लूड। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्यों? बिकॉज आपको पूछा था जिस एक्सप्रेशन का वैल्यू, आपने उसी एक्सप्रेशन को तो नाम दे दिया था y, तो अगर y यहाँ लाई कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली आप यही बोल रहे हो कि वो जो है वो यहाँ लाई कर रहा है। समझ गया? यस, ऑसम, वेरी गुड। सिंपल सा कंसेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्विकली राइट इट डाउन, देन वी कैन मूव अहेड। दिस इज अ वेरी नाइस वन, बहुत सिंपल है और इसमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट वी विल बी यूजिंग, सो जस्ट पे अटेंशन। एक्स स्क्वायर, एंड कॉल बैक होगा एक प्रीवियस वीडियो में, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2xy प्लस my माइनस 3 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रैशनल फैक्टर्स, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ m। अब पहली चीज तो यहाँ पे समझ लो कि इसका नाम तुम y नहीं दे सकते, उसमें ऑलरेडी y है। इट विल बी लाइक सेइंग पिछले वाले एक्सप्रेशन को तुमने फिर से नाम दे दिया x, ऐसे सब हम नहीं कर सकते, ठीक है। जो एक्सप्रेशन में अगर वैल्यू यूज नहीं की हुई है वही वैल्यू तुम ले सकते हो, अपने मन से कुछ भी मत ले लेना, ओके।
बट यहाँ पे इसको कुछ लेने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अब यहाँ पे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं। फैक्टर्स की अगर बात करो ना, तो इसको इक्वल टू जीरो लेके एक अच्छे से क्वाड्रेटिक के टर्म्स में लिख दो। इनमें से मैंने 2x अगर कॉमन ले लिया तो मेरे पास 1 + y बच जाएगा, और my-3 इज इक्वल टू जीरो। ढंग का क्वाड्रेटिक मिल गया मुझे चाहिए, आई गॉट इट। ओके, आई जस्ट इक्वेटेड इट टू जीरो। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में फ़र्क बस इक्वल टू जीरो का होता है, तो वो मैंने डाल दिया। अब मैंने उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब उसने बोला इसकी 2 रैशनल फैक्टर होने चाहिए। मतलब बेसिकली ये इनडायरेक्टली ना एक रूट का क्वेश्चन है। ओके, मतलब दिस इज अ नेचर ऑफ रूट्स का क्वेश्चन ओनली, कि द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन शुड बी रैशनल, मतलब वो रियल और रैशनल होने चाहिए रूट्स इसके। तो मैं क्या करूँ अभी, हाउ एम आई सपोज टू डू दिस, कैसे करेंगे हम इसको। नेचर ऑफ रूट्स के लिए आपको पता है बेसिक फंडा तो डेल्टा निकालना है। ओके, और रैशनल कब होते हैं रूट्स, आपको याद होगा अगर, तो मैंने बताया था नेचर ऑफ रूट्स में रैशनल रूट्स तब होते हैं जब डेल्टा जो है आपका वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। रैशनल रूट्स तब होते हैं जब डेल्टा आपका एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो मैं डेल्टा निकाल लूँ यहाँ पे, ए बी सी। यहाँ पे अगर मुझे आपको बताना है तो ए बी सी क्या है, ए तो 1 है भाई, कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। ये पूरा b जो है वो 2 × 1 + y है, एंड दिस एंटायर थिंग राइट हियर इज c। तो लेट मी कैलकुलेट b² - 4ac। I will get 2 × 1 + y the whole square minus 4 × 1 × my - 3. Let me take my 4 common. Of course, it will be common only. 1 + y the whole square gives me 1 + 2y + y square. 4 बाहर आ गया है, minus my + 3. इसको भी मैं एक अच्छे से क्वाड्रेटिक में लिख लेती हूँ। लेट मी मेक अ स्क्वायर ब्रैकेट आउटसाइड। I have y² + 2 - m × y + 4. Now pay attention. Pay very close attention to what you see on your screen. This needs to be a perfect square. इसमें अभी ये वाला जो इक्वेशन है, जो लेफ्ट में, सॉरी आई मीन टर्म है, this is already a perfect square. You already know that the product of two perfect square is going to give you a perfect square. मतलब this term also needs to be a perfect square. If you look at this term carefully, it looks थोड़ा बहुत like y² + 4y + 4, या फिर y² - 4y + 4, because you need to put some value of m ना। आपको मन से m की वैल्यू डालनी है, मन से डालनी है एज इन आपको ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है m की, जिसके लिए इट विल बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो इफ द मिडल टर्म हियर बिकम्स +4y और -4y, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब क्या बोल रही हूं मैं इनडायरेक्टली, कि 2 - m की वैल्यू अगर +-4 में से कुछ हो जाएगी, या तो +4 या तो -4, तो वो बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। बस हो गया, यही तो करना है। यहाँ पे m की वैल्यू -2 आ गई, यहाँ पे m की वैल्यू 6 आ गई। दिस इज 4, आई एम वेरी सॉरी। मतलब ये एक्सप्रेशन अगर 4 के इक्वल हुआ या -4 के इक्वल हुआ, तो आपका ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। ये एक्सप्रेशन 4 और -4 की इक्वल कब होगा, जब m की वैल्यू या तो -2 होगी या तो 6 होगी। दोनों केस में -2 और 6 में ये वाला टर्म एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, मतलब डेल्टा भी परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। अगर डेल्टा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है तो आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या होंगे, रैशनल। एक्सप्रेशन के फैक्टर्स होते हैं, इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो एक्सप्रेशन के आपको मिल रहे हैं रैशनल फैक्टर्स फॉर m टू बी इक्वल टू -2 and 6, विच इज योर ऑप्शन सी। क्लियर? वेरी बेसिक फंडा ओवर हियर, बहुत ही आपको आपके बेस में जाना है, इसीलिए मेक श्योर दैट यू आर कवरिंग योर बेसिस वेरी वेल। यू शुड बी वेरी 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 परफेक्ट विथ योर बेसिक कंसेप्ट्स, ऑलराइट। वरना ये सिंपल से क्वेश्चंस में भी आपको प्रॉब्लम आने लगेगी कि अरे ये क्या पूछ लिया, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस वाई एम एंड ऑल दिस स्टफ। नो नीड टू गेट हॉरिफाइड विद इट। वेरी सिंपल, एकदम बेस को अपने स्ट्रॉन्ग करो एंड यू विल बी इजिली एबल टू सॉल्व, ऑलराइट। Superb. Load this down quickly and we can then move to the next one. Yeah? ठीक है,
चलो, the value of b for which the quadratic expression x square minus 2bx plus 7 has a minimum value of 6 is what? अब इसका एक शॉर्टकट भी है, बट मैं आपको थोड़ा एक लंबा मेथड भी बता दूंगी बिकॉज वो मेथड इंपॉर्टेंट है. शॉर्टकट से तो आप खुद से कर लोगे. ए बी सी निकालो, मिनिमम वैल्यू माइनस बी बाय टू ए पे होती है और द मिनिमम वैल्यू इज गिवन बाय माइनस डेल्टा अपॉन फोर ए. तो इसका माइनस डेल्टा अपॉन फोर ए अगर आप सिक्स से इक्वेट करोगे तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, बिकॉज यहाँ पे ए ग्रेटर देन जीरो, मतलब हम पहली कंडीशन पे. मैं क्या करूँगी, हमने बचपन में एक मेथड पढ़ा था कंप्लीटिंग योर परफेक्ट स्क्वायर, मैं वैसे करने वाली हूँ. आपको y जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस टू बी एक्स प्लस सेवन दिया है. आपने पढ़ा होगा कि आपको निकालना होता है इसका थर्ड टर्म, और वो थर्ड टर्म होता है हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर, यानी कि इन दिस केस इट विल बी हाफ इंटू माइनस टू बी का होल स्क्वायर, जो कि आपके लिए होगा बी स्क्वायर. तो मैं करूँगी बी स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट. क्यों करना है मुझे ये सब? बिकॉज दिस विल मेक माई perfect square over here. And why do I need a perfect square? Because I know that the value of this term is going to be greater than equal to 0. So this term then has to be compulsorily greater than or equal to 7 minus b square. मतलब my minimum value of this expression is 7 minus b square. The minimum value of this expression is 7 minus b square, but the minimum value is already given to be 6. So I can simply equate this to 6, which makes my b square equal to 1, which makes b equal to plus or minus 1. ऑप्शन में 1 है तो हम वो टिक करेंगे. समझा? तो it will actually take you almost the same amount of time to do it by using the formula also, because आपको डेल्टा वेल्टा निकालना पड़ेगा उसमें. इसीलिए मेक श्योर दैट आप कैसे भी करो, आपकी मर्जी, बट यू शुड नो दिस. ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आप डेल्टा निकालते हो, सॉरी डेल्टा नहीं, अगर आप एक्सप्रेशन का परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करते हो तो वहाँ से आपको आपकी मिनिमम वैल्यू मिल सकती है. अगर a लेस देन जीरो होता है ना तो क्या हो जाता है, यहाँ पे एक माइनस साइन आ जाती है. अगर माइनस साइन आ जाती है तो फिर वो आपके एक्सप्रेशन का मिनिमम नहीं, वो आपके एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू बन जाता है. वो आपके एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू, बिकॉज अब इन दिस केस ये हमेशा लेस देन इक्वल टू जीरो होगा. दिस विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू जीरो. तो ये इनइक्वालिटी आपकी पलट जाती है, इसीलिए इन दैट केस यू गेट द मैक्सिमम वैल्यू. ऑलराइट, ऑसम गाइस, वेरी गुड. क्विकली नोट दिस डाउन तो सो दैट हम आगे बढ़ सकते हैं थोड़ा. ऑलराइट, यस, सिंपल से कंसेप्ट से अभी तक सारे. ओके ये तो बहुत सिंपल है. थोड़ा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको बस वो होना चाहिए. The graph of y is equal to ax square plus bx plus c has a vertex at minus 1 comma 5 and the point minus 2 comma 3 lies on it. Then you have to find what the expression is going to be. This is such a simple question. Uh, in general, the equation of a parabola, this is a parabola, right? The general form of the equation of a parabola, if its vertex is given, looks something like this. X minus h the whole square is equal to a into 1 minus k. So here if the vertex is given to me as minus 1 comma 5, I can write my expression, my equation as x plus 1 the whole square is equal to a into y minus 5. प्रॉब्लम कौन दे रहा है यहाँ पे? a. वो प्रॉब्लम एलिमिनेट करने का भी उन्होंने सोल्यूशन दिया है. क्या माइनस टू कॉमा थ्री इस पे लाई करता है? अरे लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा ना. लाई करता है तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब अगर आपने इसमें x इज इक्वल टू टू और y इज इक्वल टू थ्री डाला, इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो डाल दो. माइनस टू प्लस वन द होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू a इंटू थ्री माइनस फाइव. यहाँ पे आपको वन मिल रहा है, यहाँ पे आपको माइनस टू मिल रहा है, मतलब आपकी a की वैल्यू आपको आ रही है माइनस हाफ. यहाँ पे ऊपर डाल दोगे अगर तो आपको मिलेगा माइनस हाफ इंटू वाई माइनस फाइव. Let me open this and let me multiply 2 there. I will get 2 into x square plus 2x plus 1 is equal to minus y plus 5. आपको y चाहिए ना, आपने एक्सप्रेशन जो होता है वो y is equal to x square plus bx plus c के टर्म्स में होता है. तो bring y here and everything else will go there. Minus 2x square minus 4x, you have minus 2 plus 5, which makes it minus 2x square minus 4x plus 3.
which is your option D. That is your answer. Okay, awesome. Sorry, this should be +3. Mistake है यहाँ पे छोटू सा. That is your option D, because 5 minus 2 will give you +3, right? Okay, very good. Quickly note it down, फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, चलो. दिस इज बेस्ड ऑन द ग्राफ वाला कंसेप्ट दैट यू नो, वो डेल्टा वगैरह का जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था उसके ऊपर है ये. अगर 3kx² माइनस 18x प्लस 9 हमेशा पॉजिटिव है तो देन व्हाट वैल्यू ऑफ k आर यू गोइंग टू गेट? सो इफ आई गिव दिस द नेम y, इनडायरेक्टली वो मुझे बोल रहा है कि y पॉजिटिव है. y पॉजिटिव होने की क्या कंडीशन होती है? y पॉजिटिव तब होता है अगर डेल्टा पॉजिटिव है और x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है. तब पहले तो k चाहिए उनको ग्रेटर देन 0, और दूसरा उनको चाहिए डेल्टा ग्रेटर देन 0. तो k पॉजिटिव चाहिए, तो पहली बात तो ये वाला ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो जाता है. लेस देन -3 वो हो नहीं सकता. ठीक है, अब मैं थोड़ा ना सिंप्लीफाई करती हूँ, 3 को कॉमन ले लेती हूँ, तो मुझे अंदर मिलेगा kx² माइनस 6x प्लस 3. 3 तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होने के लिए ये अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए. और ये कब पॉजिटिव होगा? सॉरी, मैंने डेल्टा ग्रेटर देन 0 लिख दिया, वहां पे डेल्टा लेस देन 0 होना चाहिए. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी. डेल्टा लेस देन 0 चाहिए, मतलब इसका डेल्टा अभी 0 से आपको कम चाहिए, यानी कि -6² माइनस 4 × 3 × k आपको चाहिए लेस देन 0. यहाँ से k का वैल्यू तो मिल जाएगा. आई मीन k का वैल्यू नहीं मिलेगा, k का इंटरवल मिल जाएगा, है ना. 36 minus 12k needs to be less than 0, which means that your 3 minus k should be less than 0. यानी कि आपका k चाहिए आपको ग्रेटर देन 3. दिख रहा है क्या कहीं पे? यस, दिख रहा है, ऑप्शन सी में दिख रहा है. समझा? सो दिस इज हाउ यू यूज दैट कंसेप्ट. वही अगर आप उसने आपको यहाँ पे नेगेटिव बोला होता तो आपको k जो है वो नेगेटिव लेना पड़ता, लेस देन 0 लेना पड़ता k, एंड वो एक्सप्रेशन का वैल्यू भी फिर आपको नेगेटिव लेना पड़ता. ठीक है, awesome guys, note this down, then we can move ahead. In the given figure, mod of p is less than q. You have to consider figure, तो लेकर आ जाओ. Yeah, consider the given statements. b is greater than 0, c is less than 0, b² is greater than 4c. Then which of the following statements are true? Okay, एक ग्राफ है y इज इक्वल टू x² प्लस बी एक्स प्लस सी का, और उसके कुछ तो कोएफिशिएंट्स के बीच में कुछ कुछ रिलेशन आपको दिए हैं, और आपको पता करना है कि इन रिलेशंस में से कौन से रिलेशंस ट्रू है. सबसे सिंपल मुझे थर्ड वाला लग रहा है, b² ग्रेटर देन 4c. इसका डेल्टा है वो इनडायरेक्टली b² माइनस 4c. अगर मैंने ग्रेटर देन 0 बोला तो b² 4c से बड़ा होगा. ये कब होता है? ये तब होता है जब आपके रूट्स होते हैं रियल और डिस्टिंक्ट. रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मतलब क्या? आपकी ग्राफ को कट करने चाहिए वो 2 पॉइंट पे. कर रहे हैं 2 पॉइंट पे कट? कर रहा है ना, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब आपका ऑप्शन 3 जो है वो तो सही है. ऑप्शन 3 नहीं, सॉरी, स्टेटमेंट 3 जो है वो तो सही है. अब आते हैं c लेस देन 0 पे. अच्छा, यहाँ पे c एक्चुअली क्या है? अगर ये मैंने ये पूरा गायब कर दिया तो c जो है वो y बनेगा. ये गायब कब होगा? जब वो 0 होगा. x 0 कब होता है? y एक्सिस पे होता है. मतलब ये जो c है, लंबी चौड़ी बात मैंने बोली, c जो है यहाँ पे वो y इंटरसेप्ट है, मतलब इट इज द पॉइंट वेयर योर ग्राफ इज गोइंग टू कट द y एक्सिस. यहाँ पे ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? यहाँ पे क्लियरली नेगेटिव डायरेक्शन में है वो y एक्सिस के, मतलब आपका c तो यहाँ पे लेस देन 0 ही है. बचता है आपका वर्स्ट वाला. वैसे तो यहाँ पे 2 और 3 करके कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको तो सी मिल ही गया आंसर, बट स्टिल लेट्स चेक दिस ऑल्सो. बी क्या है यहाँ पे? लेट मी इरेज दिस. बी इज योर दिस टर्म कोएफिशिएंट ऑफ एक्स. आपको अगर याद होगा तो सम ऑफ रूट्स होता है माइनस बी. माइनस बी जो होता है वो सम ऑफ रूट्स होता है. अच्छा, मतलब b ग्रेटर देन 0 होने के लिए ये माइनस बी जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए. मतलब आपका सम ऑफ रूट्स इनडायरेक्टली वो आपको बोल रहा है कि लेस देन 0 चाहिए. यहाँ पे p और q उसके रूट्स है, तो मतलब आपको p प्लस क्यू लेस देन 0 चाहिए.
अब बहुत ही हम लोग बचपन में जाने वाले, इंटीजर्स जब पढ़ा था ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की बात, तब तब वहां पे वी आर गोइंग देयर। दो नंबर का सम लेस देन जीरो कब होता है, मतलब नेगेटिव कब होता है? इसके ना दो पॉसिबल केस होते हैं, या तो वो दोनों नंबर नेगेटिव होने चाहिए, या तो दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो नेगेटिव होना चाहिए। दोनों नंबर नेगेटिव होने वाला केस हम साइड में रख लेते हैं, बिकॉज आपको क्लियरली दिख रहा है कि क्यू जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाई कर रहा है और पी नेगेटिव डायरेक्शन पे लाई कर रहा है, तो वो गया। जब आप बोलते हो कि बड़ा वाला नंबर नेगेटिव होना चाहिए, यू आर बेसिकली सेइंग दैट जो नेगेटिव नंबर है उसका जो मॉड है, मतलब उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है, साइन इग्नोर करके जो वैल्यू आ रहा है, वो पॉजिटिव वाले से बड़ा होना चाहिए। That is the concept that you are indirectly using when you are writing -3 plus 2 is equal to -1. आप इसको -1 क्यों लिख रहे हो? बिकॉज नेगेटिव साइन है। तो ये सम पॉजिटिव होने के लिए दिस पार्ट, यानी कि ये जो p है, इसका जो मॉड है, मतलब इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसका मैग्नीट्यूड शुड बी ग्रेटर देन q का मैग्नीट्यूड, विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। मतलब दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, मतलब all your statements are correct, which means that this is your answer, that is option C. Okay, so all statements are correct, which makes your option C as the correct answer. Okay, awesome guys, quickly note it down, हम आगे बढ़ेंगे फिर। The graph of y is equal to x square plus bx plus c is cut by the lines y is equal to x and y is equal to 2x. The arcs AB and CD are projected on the x-axis with lengths P and Q respectively. Then which of the following options is correct? तो पहली बात तो ये y is equal to x होगा, ये y is equal to 2x होगा. Y is equal to 2x clearly has a steeper slope, right? AB is one arc that is projected here with length P. CD is one arc that is projected here with length Q. And some condition between P and Q is given. Okay. Now, how are you exactly going to get these points? If you look at these closely, these are the points which are the solutions of the two equations. If I take y is equal to x and solve it with y is equal to x square plus bx plus c, I will get the points b and c. If I take y is equal to 2x and solve it with that quadratic that is given to me, I will get a and d. Okay, तो सबसे पहले तो let me do that. Y is equal to x square प्लस बी एक्स प्लस सी को अगर मैंने y इज इक्वल टू 2x के साथ सॉल्व किया, तो आई विल गेट x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2x, which is x square plus b minus 2 into x plus c is equal to 0. The roots of this equation are the x coordinates of these points. तो मैं ना इनको नाम दे देती हूँ. Let me take a to be x1 y1, b को मैं ले लेती हूँ x2 y2, and you see where I'm going with this clearly. c को मैं ले लेती हूँ x3 y3 and d को मैं ले लेती हूँ x4 y4. ओके, तो x स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 तुमको चाहिए, और इसके जो रूट्स होंगे इट विल बी द एक्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड डी, यानी कि x1 और x4. मतलब मैं बोल सकती हूँ कि x1 प्लस x4 यहाँ पे माइनस एक्स का कोएफिशिएंट यानी कि 2 माइनस बी हो जाएगा, है ना. सिमिलरली इफ आई वांट टू सॉल्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द अदर लाइन, द नीचे वाली लाइन विच इज दिस, मैं सेम चीज ही करूंगी. एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को x से इक्वेट करूंगी, ये LHS में अगर आ जाएगा तो b माइनस 1 बन जाएगा. इसके जो रूट्स होंगे वो b और c के x कोऑर्डिनेट्स होंगे, यानी कि x2 प्लस x3 अब आपको मिलेगा 1 माइनस b. नाउ इफ यू लुक एट द सेगमेंट p दैट इज प्रोजेक्टेड हियर, इसमें ये एक पॉइंट आ रहा है, ये एक पॉइंट आ रहा है. यहाँ पे a का x कोऑर्डिनेट होगा और b का जो प्रोजेक्शन होगा वहां पे b का x कोऑर्डिनेट होगा, बरोबर. तो सेगमेंट b को मैं इन दोनों, सॉरी, सेगमेंट जो लेंथ p है उसको मैं बोल सकती हूँ कि वो x2 माइनस x1 होगा, दोनों के x कोऑर्डिनेट्स का सब्ट्रैक्शन.
Similarly, my q segment will the q length will be not x3, sorry, x4 minus x3, right? Now if you look at these two equations from here, if I want to eliminate b, that is what you need to do ना. आपको अगर x2 x3 x1 x4 में कंडीशन चाहिए तो आपको अगर b एलिमिनेट करना है तो आपको इन दोनों को करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट. तो लेट मी, सॉरी पहला वाला तो 1 होगा. लेट मी डू 2 माइनस 1. 2 माइनस 1 करूँगी तो मुझे मिलेगा x2 माइनस x1 प्लस x3 माइनस x4 इज इक्वल टू 1 माइनस बी माइनस 2 प्लस बी. तो माइनस बी प्लस बी तो गया. x2 माइनस x1 is giving you p. x3 minus x4, sorry, again I made a mistake. q will not be x3 minus x4, it will be x4 minus x3. x3 minus x4 will thus be minus q, and here you are left with minus 1. दिख रहा है क्या? दिख तो नहीं रहा बट दिखा सकते हैं. अगर आपने माइनस 1 को यहाँ लाया और माइनस क्यू को वहाँ भेज दिया तो यू गेट p plus 1 is equal to q, which is your answer, that is option C. Yes, technically we didn't do anything here. ओके आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई बहुत सॉल्व कर लिया, बट हमने एक्चुअली कुछ किया नहीं है यहाँ पे. ओके ये a डैश b डैश क्या है, ये a डैश इज हियर, दिस b डैश विल कम एंड गेट प्रोजेक्टेड हियर. ये c डैश होगा c का प्रोजेक्शन एक्सिस पे, एंड हियर यू हैव योर d का प्रोजेक्शन. तो दिस इज द लेंथ p, दिस इज द लेंथ q. हमने एक्चुअली कुछ भी नहीं किया, वी जस्ट यूज अ कॉमन सेंस वाला कंसेप्ट दैट भाई इनको सॉल्व करके तो आपको उनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होंगे उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, है ना. दैट्स ऑल वी डिड. ये तो हमें पता ही है, बस थोड़ा याद नहीं था शायद से, है ना. चलो नोट कर लो इसको भी, सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट वन देन. Very simple question, and I have just taken this because it's possible that if you see something so basic you forget that it is actually supposed to be easy. The graphs of y is equal to a minus 6x square minus 2 and y is equal to 2ax plus 1 do not intersect. There's a reason I took the previous one first, even though this is easier. They do not intersect. What does that mean? In the previous one, what we saw was they intersect, and wherever they are intersecting, that is giving me the roots. So, what exactly do you mean when you say that two graphs do not intersect? The meaning of this is, if two graphs are not intersecting, it means that the simultaneous equation that is being formed, it has no solution. उनका जो इक्वेशन बन रहा है उसका कोई सल्यूशन नहीं होगा. आप जो इक्वेट कर रहे हो उसको सॉल्व करने के लिए उसका कोई सल्यूशन नहीं होगा. मतलब अगर आपने ये दोनों RHS को इक्वेट करके एक क्वाड्रेटिक बना दिया, कुछ भी बन सकता है वो, हम क्वाड्रेटिक चैप्टर पढ़ रहे तो हम क्वाड्रेटिक बना रहे, इसका कोई रूट नहीं होगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ देम नॉट इंटरसेक्टिंग. बच्चे जब पहली बार देखते हैं उनको लगता है कि भाई इनका ग्राफ ही नहीं होगा. अरे भाई ग्राफ क्यों नहीं होगा, अकेले अकेले इंडिपेंडेंटली तो वो लोग खुश है, बस मिल नहीं रहे एक दूसरे को. इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते. वो एग्जिस्ट करेंगे, बस एक दूसरे को कट नहीं करेंगे. कट नहीं करेंगे मतलब क्या हो रहा है कि उसका कोई भी रूट नहीं होगा, उसका कोई भी रूट नहीं होगा. मतलब ये तो अब हमको पता है ना, अगर एक क्वाड्रेटिक आप फॉर्म कर रहे हो और उसका कोई रूट नहीं है तो डेल्टा जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए. अब इसका डेल्टा अगर आपको चाहिए तो -2a² -4 इंटू a -6 इंटू -3 आप बोल रहे हो कि लेस देन 0 चाहिए. पहली बात तो पूरे 4 से उसको डिवाइड करो, a² आ जाएगा. यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस a इंटू -3 विच इज +3a एंड माइनस इंटू -6 plus 6 into -3 is -18, which is less than 0. What are the factors? 3 and -18 will give you the factors +6 and -3. You need this to be less than 0. Again, by your wavy curve, you will directly be able to identify that your A here needs to lie between -6 and 3, which is your option A. समझा? तो बहुत ही बेसिक और आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है. मतलब मे बी दिस माइट नॉट कम डायरेक्टली एज सच, बट यू नीड टू नो
that what does it mean if they do not intersect? दे डू नॉट इंटरसेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई उनको अगर आपने इक्वेट कर दिया तो जो इक्वेशन मिल रहा है उसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ टू ग्राफ्स नॉट इंटरसेक्टिंग. ओके, उसका आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा कुछ भी. तो ग्राफ होगा अपना अपना अलग अलग, बट वो एक दूसरे को नहीं मिलेंगे. ठीक है, तो ए की वैल्यू -6 और 3 के बीच में जब लाई करेगी तब इनके सोल्यूशन का कोई सॉरी इनके कंबाइंड जो इक्वेशन हम बनाते हैं उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है, which means that it does not have any roots. So you can just say कि आपका delta less than 0 है. यहाँ पे equal to 0 मत कर देना, even though for this particular question it doesn't make an effect because there are no options that have square brackets in them. But if you do it by mistake, you are stuck very badly. Alright, okay, chalo. With that, we come to the end of the video, which means it's time for your homework question. Very simple question I have given, बहुत ही standard. It is exactly like the first one. So x is real. You have to find the maximum and minimum values of this expression. Let me know the answer. I hope आपको आज का video समझ में आया हो. I hope you have understood all the concepts that we have done today. If you have any doubts, please let me know. We'll meet each other again very soon with the second part of graphs of quadratic expressions, and in that we will see something different. हम कुछ और चीज़ देखेंगे वहाँ पे, थोड़ी हटके होगी, and it is actually very interesting. So stay tuned. Until then, bye bye and take care.